अस्सलाम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, अब तक हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स के अंदर चैप्टर 1 में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने पढ़ा। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इकोनॉमिक्स दो पार्ट में डिवाइड की गई है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो जो चैप्टर नंबर 2 है, ये आपका यहाँ से माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम स्टार्ट करते हुए चलेंगे। इस चैप्टर से ऑनवर्ड चैप्टर 3 और चैप्टर 4 ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है जो आई कैप ने आपके सिलेबस में रखा है। सो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट होने जा रही है। तो चलें, हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 को। चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है वो है डिमांड सप्लाई एंड मार्केट एक्विलिब्रियम। डिमांड सप्लाई एंड मार्केट एक्विलिब्रियम। अच्छा, जो मेजर कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में डिस्कस होंगे ना, वो इसके नाम से ही आपको पता लग गए होंगे। नंबर 1, इसमें आप डिमांड को पढ़ेंगे। नंबर 2, सप्लाई को पढ़ेंगे। एंड नंबर 3, मार्केट को पढ़ेंगे। ये तीन वर्ड्स ऐसे हैं जो हम पहले भी सुन चुके हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। अच्छा, डिमांड के बारे में हम बहुत सुनते होंगे। अगर आप मार्केट में जाएं, कोई नया कपड़ा आया है, कोई नया फ्रूट आया है, तो समटाइम आपको शॉपकीपर जो है वो ये बोलेगा कि आप ये खरीदें, ये बहुत डिमांड में है। अच्छा, ये डिमांड होती क्या है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में डिमांड क्या होती है, ठीक है, इसको हमने बहुत अच्छे से समझना है। सेकंड, सप्लाई। सप्लाई भी आप मार्केट में जब जाओ कोई चीज़ परचेज करने, तो समटाइम आपको शॉपकीपर ये कहता है कि सर इसकी सप्लाई जो है ना वो शॉर्ट है या सप्लाई नहीं आ रही। ठीक है, तो ये वर्ड भी आपकी लाइफ में बार बार जो है ना वो लोग आपको सुना रहे होते हैं, खास करके मार्केट में। और मार्केट तो तीसरा जो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है मार्केट, ये तो आप लोगों को आइडिया होगा कि जहाँ से चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इस चैप्टर में बड़ी ही डिटेल में आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डिमांड पे जाने से पहले ना मार्केट की थोड़ी सी बात करते हैं। आप लोगों को मार्केट के बारे में ये आइडिया होगा, या आप लोगों के माइंड में जो मार्केट का कॉन्सेप्ट है वो ऐसे डेवलप हुआ होगा आपके बचपन से लेके अब तक, कि वो जगह जहाँ पे चीजें खरीदी जाती हैं या चीजें बिक रही होती हैं वो मार्केट कहलाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, मार्केट बेसिकली एक ऐसी जगह है, एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बायर और सेलर दोनों गैदर होते हैं, एक जगह पे आते हैं और वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे कोई सेलर, ठीक है, कुछ बेचने वाला बैठा हुआ है, वहां पे कोई बायर जाता है, वो उससे खरीदने के लिए जाता है, तो उस जगह पे जहाँ पे वो कोई पैसे दे के चीज खरीदेगा, आपस में इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, इस चीज को, ये जो एरिया होगा, ये जो प्लेस होगी जहाँ पे बायर और सेलर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और बायर जो है वो सेलर से कुछ चीज खरीद रहा है, इसको हम मार्केट कहते हैं। ठीक है, तो मार्केट क्या है? मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर कैन गैदर एंड इंटरेक्ट। वो वहां पे इकट्ठे हो सकते हैं और आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब मूव करते हैं हम अपने पहले कॉन्सेप्ट को, डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? पहला कॉन्सेप्ट है डिमांड। ठीक है, तो ब्रीफ था इंट्रोडक्शन, तो मैंने आपको डिमांड का दे दिया कि आप मार्केट में जाएं और आपको वहां पे दुकानदार ये बोले कि सर ये बहुत डिमांड में है चीज। अब ये डिमांड होती क्या है? ठीक है, एक जनरल परसेप्शन आपके माइंड में ये होगा कि वो चीज जिसको लोग खरीदना चाहते हो वो डिमांड है। ठीक है, एक तो ये होगा। ठीक है, कि आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट ये होगा, सबके माइंड में यही होता है जिसने इकोनॉमिक्स को ना पढ़ा हो, वो यही समझता है डिमांड क्या है, कोई भी चीज जिसको लोग खरीदना चाहते हैं वो डिमांड है। ठीक है, बट इकोनॉमिक्स में ना इसको थोड़ा सा ब्रॉडर वे में डिफाइन किया गया। इकोनॉमिक्स के मुताबिक डिमांड क्या है? डिमांड बेसिकली कोई क्वांटिटी है, एक खास मिकदार है किसी भी गुड या सर्विस की, जो एक बायर विलिंग है खरीदने के लिए और एबल भी है, मतलब उसके पास एबिलिटी भी है। खाली विलिंग करना डिमांड नहीं बनती। ठीक है, आपके पास एबिलिटी भी होनी चाहिए, आपके पास परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए कि आप उसको खरीद सकें। और ये किसी खास टाइम के अंदर एक खास प्राइस के ऊपर अगर हम इस क्वांटिटी को देखेंगे तो इसको हम डिमांड कहेंगे। ठीक है, इसको मजीद हम क्लियर करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। देखें, मैं कहता हूं कि मैं एक स्पोर्ट्स कार खरीदना चाहता हूं। ठीक है,
मैं विलिंग हूं खरीदने के लिए, बट मेरे पास उतना बजट नहीं है, उतने पैसे नहीं है। इसका मतलब ये है कि मेरा सिर्फ ये चाहना कि मैं वो स्पोर्ट्स कार खरीदूं, ये उस स्पोर्ट्स कार की डिमांड नहीं बन रही। ठीक है, उसकी डिमांड तब बनेगी जब मैं खरीदना भी चाह रहा हूँ और मेरे पास इतनी परचेजिंग पावर भी हो कि मैं उसको खरीद सकूं, तो तब बनती है एक डिमांड। और ये डिमांड एक क्वांटिटी होती है, एक मिकदार होती है। किसी भी चीज की डिमांड क्या होगी, इतने यूनिट्स की डिमांड है। ठीक है, तो एक मिकदार में डिमांड को काउंट किया जाता है। अच्छा, सिर्फ डिजायर या वांट डिमांड नहीं बनाती। डिमांड के लिए दो एलिमेंट्स का होना जरूरी है। नंबर वन, आपके वांट या विल हो, आप उसको खरीदना चाहते हैं। नंबर टू, आपके पास परचेजिंग पावर हो या आपके पास एबिलिटी हो कि आप उसको परचेज कर सकें। ठीक है, तो डिमांड को जब हम देखेंगे ना, तो हमें दो चीजों को देखना है। एक, क्या कोई उसको खरीदना चाह रहा है, और सेकंड, क्या उसके पास परचेजिंग पावर है। ठीक है, इसको जरा हम समझते हैं। एक आदमी है, ठीक है, वो आदमी जो है वो घर से निकलता है और वो फ्रूट खरीदने जाता है। ठीक है, उसके पास 5000 रुपीज हैं, या से कि 1000 रुपीज है, और वो कहता है 1000 के मैंने एप्पल या मैंगोस, कुछ भी एक फ्रूट है वो मैंने खरीदना है। अब क्या उसकी वांट है, वो खरीदना चाहता है? यस। क्या उसके पास परचेजिंग पावर है? बिल्कुल है। 1000 के अंदर जितना वो खरीद सकता है वो लेके गया हुआ है, उसके पास 1000 की परचेजिंग पावर है। तो यस, यहाँ पे डिमांड क्रिएट हो रही है। ठीक है, एक और हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक आदमी है जो कि बहुत करोड़पति है। ठीक है, बट उसको क्या है कि शुगर है, उसको डॉक्टर ने मना किया है कि आपने मीठी चीज नहीं खानी। है। वो अपने फ्रेंड के साथ कहीं पे जाता है जहाँ पे मिठाई की दुकान है, और वो वहां पे गया। मिठाई की दुकान पे जब वो गया, अब उसके पास देखें पैसा बहुत है, करोड़ों रुपीज है उसके पास लाखों रुपए होंगे उस टाइम। हो सकता है उस टाइम उसके पास डेबिट कार्ड में लाखों रुपए हों। उसके पास परचेजिंग पावर है, बट वो खरीदना नहीं चाह रहा। ठीक है, अगर वो खरीदना नहीं चाह रहा तो खाली परचेजिंग पावर से डिमांड नहीं बनेगी, तो उसकी डिमांड सिर्फ उसकी परचेजिंग पावर से नहीं कंसिडर की जाएगी। सेम एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको दी थी। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है, या मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो है ना वो हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि भाई मेरी ये विलिंग है कि मैं भाई ये हेलीकॉप्टर यूं खरीदूं, अभी खरीदूं, अभी खरीदूं। ठीक है, मेरी वांट तो है, बट मेरे पास पैसे नहीं है इतने खरीदने के लिए। सो मेरी परचेजिंग पावर नहीं है, तो परचेजिंग पावर के ना होने से भी डिमांड क्रिएट नहीं होती। ठीक है, तो डिमांड तब बनेगी जब आपके पास वांट भी हो और परचेजिंग पावर भी हो। ठीक है, तो डिमांड का सिंपल कॉन्सेप्ट आई होप कि आप लोगों को अब समझ आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। बेसिकली डिमांड क्या है? एक क्वांटिटी है। डिमांड एक क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब हम इसको क्वांटिटी डिमांडेड की सूरत में पढ़ते हैं कि मतलब एक क्वांटिटी जो डिमांड में है उसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो क्या है। सेम वैसी ही मिलती जुलती डेफिनेशन है जैसे डिमांड की। क्वांटिटी डिमांडेड इज द अमाउंट, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट डेट अ हाउस होल्ड या बायर, बायर ही बेसिकली हाउस होल्ड होता है। ठीक है, जो एक घर में रहने वाला शख्स है वही कोई चीज खरीदता है, तो हाउस होल्ड या बायर ये अल्टरनेटिवली यूज होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट डेट अ हाउस होल्ड वुड बाय। ठीक है, इन अ गिवन टाइम ऑफ पीरियड इफ इट कुड बाय, मतलब वो खरीदना भी चाहता है, और वो कुड बाय का मतलब है कि उसके पास एबिलिटी भी है, परचेजिंग पावर भी है खरीदने की। ठीक है, एट करंट मार्केट प्राइस, एक खास मार्केट प्राइस के ऊपर, तो उसको क्वांटिटी डिमांडेड कहेंगे। ठीक हो गया। तो डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड आपको आई थिंक समझ आ गई होगी, मिलती जुलती चीजें हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। खाली डिमांड के हैं तो वो भी एक क्वांटिटी होती है। तो हम इकोनॉमिक्स में डिमांड भी पढ़ेंगे और क्वांटिटी डिमांडेड भी पढ़ेंगे। सो मिलता जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं दोनों, ऑलमोस्ट अल्टरनेटिवली ये दोनों ही यूज हो रहे होते हैं, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, हम जब पढ़ रहे थे कि इकोनॉमिक्स जो है वो क्या साइंस है, क्या वो आर्ट है, तो हमने साइंस में पढ़ा था कि डिफरेंट प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं। तो आज आप इकोनॉमिक्स में पहला लॉ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पहला लॉ जो है उसको हम क्या कहेंगे? लॉ ऑफ डिमांड। ये डिमांड से रिलेटेड एक लॉ बनाया गया है,
ठीक है। जो आपका पहला प्रिंसिपल है जो आप इकोनॉमिक्स में आज पढ़ने जा रहे हैं, आगे चल के हमने और भी बड़े लॉस पढ़ने हैं। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड की तरफ आते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड को सबसे पहले थ्योरी में डिस्कस करते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड कहता क्या है। अच्छा, पहला ही वर्ड मुश्किल आ गया के लिए, ये आपने आज तक जिंदगी में नहीं पढ़ा, सिट्रस पेरिबस। ठीक है, तो सिट्रस पेरिबस का मतलब क्या है, इसको साइड पे रखते हैं, हम बाकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। सिट्रस पेरिबस, व्हेन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीज इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। आप जरा थोड़ा सा अपनी लाइफ में देखें चीजों, जब भी किसी चीज की प्राइस बढ़ती है हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं। क्या ऐसा है कि नहीं है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे फ्रूट लेने गए, ठीक है, आपके माइंड में है कि ये जो खास फ्रूट है, ठीक है, बनाना शायद आप लेने जा रहे हो, तो हम कहते हैं बनाना लेने गए। बनाना आपके माइंड में था कि 200 रुपये दर्जन के हिसाब से मुझे मिल जाएगा। ठीक है, आप जब वहां पे गए उसकी प्राइस इंक्रीज हो चुकी थी। ठीक है, उसने कहा भाई ये तो मिल रहा है 500 रुपये का दर्जन। अब जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुई, ज्यादा चांसेस ये हैं कि आप कहोगे कि ओके मैं नहीं खरीदता, मैं किसी और से खरीद लूंगा या मैं कल खरीद लूंगा। कोई भी रीजन हो सकती है, बट आप हो सकता है उसकी डिमांड खत्म कर दो। ठीक है, अब आप ना तो हो सकता है विलिंग हो, और हो सकता है अगर आपके पास 200 रुपये हो तो शायद आपकी परचेजिंग पावर से बाहर हो जाए, तो आप डिमांड खत्म कर देंगे, डिमांड कम कर देंगे। तो यही ये लॉ कहता है। ठीक है, प्रैक्टिकली देखें तो आपको बड़ा प्रैक्टिकल लॉ लगता है। जब भी किसी चीज की प्राइस बढ़ेगी आप उसकी डिमांड कम कर देंगे, और जब भी किसी चीज की प्राइस कम होगी, आपने देखा होगा जहां कहीं पे सेल लगती है वहां पे खास करके फीमेल्स वहां पे डिमांड ज्यादा कर देती हैं। ठीक है, कहीं पे प्रमोशन चल रही है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, कहीं पे रेट कम हुए हैं उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट जब बढ़ेगी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट जब कम होगी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। तो ये इसकी थ्योरी थी। अच्छा, सिट्रस पेरिबस क्या है? सिट्रस पेरिबस एक लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा। इससे पहले आप इसको 5 सेकंड के लिए पॉज करें वीडियो को, और एक दफा ये सोचें कि ये जो हमने लॉ पढ़ा है क्या ये हर केस के अंदर इसी तरह वैलिड रहेगा? क्या हमेशा ऐसे ही होता है कि प्राइस बढ़े तो हम उस चीज की डिमांड कम कर देंगे? जरा सोचें इस चीज को। ठीक है, एक दफा आप इसको सोचें कि क्या हमेशा प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड कम हो जाती है, या क्या हमेशा कहीं पे आप गुजर रहे हो प्राइस कम हुई हो तो आप भाग के उसको खरीदेंगे? ऐसा क्या है कि नहीं है? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पॉज लेके एक दफा इसके ऊपर आप थोड़ा सा जो है ना सोचो विचार करें, देन हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, आई थिंक कि आप लोगों ने किया होगा, और माइट भी पॉसिबल है कि कुछ स्टूडेंट्स को लगा हो कि नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं जा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जूतों की प्राइस बहुत ज़्यादा कम हुई हुई है। ठीक है, और मेरे पास घर में बहुत से जूते पड़े हुए हैं, तो मैं नहीं लूंगा। बेशक प्राइस कम हुई है, मैं उसकी डिमांड नहीं बढ़ा रहा। ठीक है, इस तरह की बेशुमार और एग्जांपल्स आ सकती हैं। ठीक है, हो सकता है कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही हो और स्टिल हम लोग रात को वहां पे लाइनों में लगे हुए हों और अभी भी पेट्रोल भरवाते हैं, तो ये लॉ तो खराब हो गया। ये तो कहता था प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी, बल्कि हम लोगों ने उल्टा कर दिया, प्राइस बढ़ी हमने डिमांड भी बढ़ा दी। तो ये लॉ वैलिड नहीं रहता कुछ केसेस में, इसलिए ये वर्ड ऐड किया गया सिट्रस पेरिबस, जिसका मतलब है इफ अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अगर बाकी फैक्टर्स को हम कांस्टेंट कर दें, सिर्फ प्राइस को देखें और क्वांटिटी डिमांडेड को देखें, तो ये लॉ काम करेगा। वो बाकी फैक्टर्स क्या हैं, वो बेशुमार फैक्टर्स हो सकते हैं, आगे चल के हम उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे एक अजम्पशन ले ली, इस लॉ में हमने एक अजम्पशन ले ली। हमने कहा सिट्रस पेरिबस, ठीक है, स्टार्ट में डिस्क्लेमर दे दिया, मतलब कि अगर कुछ फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा जाए तो होगा क्या, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, और प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह ये देखें, प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। तो इससे एक चीज साबित हुई कि प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन है या एडवर्स रिलेशन है। ठीक है, सो आपको होप्सो के थ्योरी समझ आ गई होगी कि लॉ ऑफ डिमांड कहता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड की थ्योरी समझने के बाद अगर हम इक्वेशन की बात करें, तो जो मैथ के स्टूडेंट्स होंगे उनको शायद थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि इक्वेशन कैसे बनती है। इक्वेशन ऐसे बनती है कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है ना वो फैक्टर है प्राइस का,
ये क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस पे डिपेंड कर रही होती है। प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। तो इसकी ये इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है लॉ ऑफ डिमांड की? क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब हम इसी लॉ को देखें, हमने इस लॉ को थ्योरी के तौर पे पढ़ लिया, हमने इक्वेशन में देख लिया, अब हम इसको टेबल में या स्केड्यूल के स्वरूप में देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि एक कोई चीज है जिसकी पर केजी प्राइस जो है ना वो 5 है, उस टाइम उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 1 यूनिट की है। ठीक है, प्राइस कम हुई, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, प्राइस मजीद कम हुई, क्वांटिटी डिमांडेड मजीद बढ़ गई, प्राइस मजीद कम हुई, क्वांटिटी डिमांडेड मजीद बढ़ गई, मजीद कम हुई और ये बढ़ गई। अगर इसको हम यहाँ पे देखें तो प्राइस जब बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो जाती है, प्राइस जब कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। ठीक है, दोबारा देखते हैं। देखिए, प्राइस 5 थी, 4 हुई, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, प्राइस और कम हुई, क्वांटिटी डिमांडेड मजीद बढ़ गई, और कम हुई, ये मजीद बढ़ गई, और कम हुई, मजीद बढ़ गई, और वाइस वर्सा चले। ठीक है, प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, प्राइस मजीद बढ़ी, क्वांटिटी डिमांडेड मजीद कम हुई, और इसी तरह ये चलता जाए। यही लॉ जो था हमने थ्योरी में पढ़ा था, अब यही हमने टेबल और स्केड्यूल के स्वरूप में देख लिया। ठीक है, होप्स हो के यहां तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, अब इसको ग्राफ में देखते हैं। ठीक है, जो कुछ मैथ के स्टूडेंट्स होंगे उनको ग्राफ बनाना आता होगा। जो हमने लास्ट टेबल देखा है बेसिकली ये ग्राफ उसी से ही बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वो हमारा स्केड्यूल था। ठीक है, इसमें प्राइस थी और इसमें क्वांटिटी डिमांडेड थी। सो हम यहाँ पे प्राइस को ले लेते हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 तक लेके, खैर यहाँ पे प्राइस 5 है, कोई मसला नहीं, 5 तक ही रहेगा हमारा ग्राफ। यहाँ पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड ले ली। वो कैसे ले ली? 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जब हम इन दोनों डॉट्स को आपस में मिलाएंगे, से हमारा ये हाईएस्ट प्राइस ये यहाँ से लेके यहाँ एक पे जो है, जब 5 रुपए की प्राइस थी तो एक क्वांटिटी जो थी वो डिमांड में थी, तो यहाँ पे एक डॉट बन गया। ठीक है, ये डॉट बन गया। नेक्स्ट, जब 4 रुपए प्राइस हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड 2 थी, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो एक डॉट यहाँ पे बन गया। सेम 3 पे 3 थी, यहाँ पे एक डॉट आ जाएगा, 2 पे 4 थी, यहाँ पे आ जाएगा, और 1 पे 5 थी। तो यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट डॉट्स बन रहे होंगे। ये जो डिफरेंट डॉट्स बन रहे होंगे, जब हम इनको मिलाते हैं तो ये कर्व बनती है। ठीक है, कर्व बनती है। ये जो कर्व है ना, इसको हम कहते हैं डिमांड कर्व। ठीक है, ये डिमांड कर्व जो बनती है ना, ये इसके स्केड्यूल से या टेबल से बनती है डिमांड। और इसमें जितनी भी ये चेंजेस आई प्राइस में ना, इसकी वजह से इस कर्व के ऊपर ही मूवमेंट होगी। अगर प्राइस बढ़ेगी, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जाएगी, प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसको मूवमेंट अलोंग द कर्व भी कहते हैं। जब भी प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा तो हम कहेंगे इसकी वजह से जो ग्राफ में फर्क आया वो बेसिकली मूवमेंट अलोंग द कर्व आ रही थी। इसी कर्व के ऊपर आप चलते जाए। ठीक है, तो हमने लॉ ऑफ डिमांड को ग्राफ की सूरत में भी देख लिया। अच्छा, आईकैप के पेपर में ना आपको क्वेश्चन ग्राफ बनाने का नहीं आ सकता कि आपको वहां पे पेपर दिया जाए और क्या कहा जाए कि ये आप लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ बनाए, ऐसा नहीं आएगा। बट आपको ये ग्राफ्स बनाना आने चाहिए। ठीक है, हम जब एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे तो मैं आपको बकायदा ये बनाना भी सिखाऊंगा। अभी जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं होप्सो उनको आइडिया होगा कि ये ग्राफ कैसे बनते हैं। आपने बेसिकली एक साइड पे यहाँ पे प्राइस लिख लेनी है इस टेबल का मुताबिक, इस यहाँ पे आपने क्वांटिटी लिख लेनी है डिमांडेड, और उसके बाद इसको ऊपर लेके जाना है और यहाँ से इसको लेके आना है, जहां पे ये मिल रहे हो ना वहां पे आपने एक डॉट लगा लेना है। सेम यहाँ से आपने लाइन लेके आनी है यहाँ तक, जहां पे ये मिलते हैं वहां पे डॉट लगाने में, और इसी तरह आप डॉट्स लगाते जाओगे। उसके बाद आपने उन डॉट्स को कनेक्ट करना है तो आपकी कर्व बन जाएगी। ठीक हो गया, तो ये कर्व जो है कुछ ऐसी बनती है। ठीक है, ये कर्व जो है ये डिमांड कर्व कहलाती है, और लॉ ऑफ डिमांड का ये सारा ग्राफ भी आपके सामने है। ठीक है, हमने थ्योरी पढ़ ली, हमने थ्योरी के बाद उसकी इक्वेशन पढ़ी, इक्वेशन के बाद हमने उसका स्केड्यूल या टेबल पढ़ा, और अब हमने उसका ग्राफ पढ़ लिया। तो लॉ ऑफ डिमांड को डिफरेंट एस्पेक्ट से हमने कवर कर लिया।
अच्छा, ठीक है। जो ये जो कर्व थी ना, ये जो कर्व, ये वाली, ये बेसिकली ये जो डिमांड कर्व अभी हमने देखी है, जहाँ पे प्राइस होती है, यहाँ पे क्वांटिटी होती है, और ये इस तरह की कर्व बनती है, इसके कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। वो फीचर्स क्या है? ये जो है ना कर्व, ये डिमांड कर्व कहलाती है, और ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ये देखिए, ये नीचे को आ रही है, ढलवान जो है, स्लोप जो है वो नीचे को आ रही है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। और प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन है, तो इसको नेगेटिव स्लोप कर्व भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपने याद रखना है। इन दोनों पॉइंट्स को आपने स्टार लगा के अपने पास नोट कर लेना है, ठीक है। ये आपको बार बार चीजें मैं रिपीट भी करता रहूंगा। ये आई कैप का फेवरेट एमसीक्यू है कि वो इसमें से भी पूछते हैं आपसे। सो ये दोनों पॉइंट्स आपने अच्छे से याद करने। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, और नेगेटिव स्लोप कर्व भी कहते हैं, क्योंकि प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, और वाइस वर्सा। ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमने सिट्रस पेरिबस का वर्ड पढ़ा था स्टार्ट में। हमने स्टार्ट में सिट्रस पेरिबस का वर्ड पढ़ा था, और हमने तब ये बात की थी कि सिट्रस पेरिबस का मतलब क्या है, कि हम कुछ अजम्पशन ले रहे हैं कि अगर कुछ फैक्टर्स को हम कांस्टेंट कर दें, उनमें कोई चेंज ना आए, तो फिर ये लॉ काम करेगा। मतलब लॉ ऑफ डिमांड तब काम करेगा जब कुछ फैक्टर्स को आप अज्यूम करोगे कि उनमें कोई चेंज नहीं आ रही, वो कांस्टेंट है। अब उन फैक्टर्स की तरफ आते हैं। अच्छा, सबसे पहला फैक्टर जो है ना, वो आप अगर देखें तो आपको ये भी रियल लाइफ में इसकी काफी एग्जांपल्स मिल जाएंगे। एवरेज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देखें, एक आदमी है, ठीक है, उसकी मंथली सैलरी है से 50,000 रुपीज, ठीक है। वो उस 50,000 में से डिफरेंट चीजें खरीदता है, ठीक है। वो रेंट भी देता होगा, वो और भी खाने पीने की चीजें खरीदता होगा। उसमें से किसी एक चीज को हम उठा लेते हैं, से हम पिक कर लेते हैं कि वो जो है, वो जो था ना, कोई चावल खरीदता था, ठीक है, उसको बड़े पसंद थे चावल, तो वो रात चावल खरीदता था, ठीक है। और 50,000 में ना, वो चावल, क्योंकि उसने अपने बाकी खर्चे भी मैनेज करने थे, तो वो चावल को खरीद लेता था महीने के, हम अज्यूम करते हैं 10 kg, ठीक है। वो 10 kg खरीदता था। 50,000 उसकी जब सैलरी थी, बाकी खर्चों को मैनेज करने के बाद वो चावलों के लिए 10 kg का एक स्लॉट रखता था कि मैंने 10 kg खरीदने हर मंथ। उसकी इनकम बढ़ गई, ठीक है। उसकी 50,000 से थे, उसकी होगी सैलरी 1 लाख रुपए। अब अगर उसको चावल पसंद है, ठीक है, और वो खरीदना चाहता है, तो अब वो क्या करेगा? बेशक प्राइस बढ़ रही हो चावलों की, अब उसके पास एवरेज इनकम ज्यादा है, वो ज्यादा अफोर्ड कर सकता है। वो हो सकता है प्राइस बढ़ने के बावजूद भी अपनी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा दे। तो ये तो बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड के खिलाफ बात होगी। लॉ ऑफ डिमांड तो कहता था प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। लेकिन रियल लाइफ में क्या हुआ? उस आदमी की क्योंकि इनकम बढ़ी थी, तो बेशक चावल महंगे भी हो रहे थे, उसने कहा नहीं मैं तो मजीद खरीदूंगा, उसने 15 kg खरीद ली। तो ये अजम्पशन है कि आपने एवरेज इनकम को कांस्टेंट एज्यूम करके इस लॉ को जो है ना वो पढ़ना है, इसको स्टडी करना है। हम ये एज्यूम करेंगे लॉ ऑफ डिमांड तब काम करेगा जब एवरेज इनकम ऑफ कंज्यूमर्स जितने भी हैं वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कोई चेंज आया, लॉ ऑफ डिमांड सही से काम करना छोड़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पॉपुलेशन साइज, ठीक है। एक एरिया है, से हम कहते हैं छोटा सा इलाका है, वहां पे 15,000 लोग रहते हैं, ठीक है। तो वहां पे डिफरेंट चीजें जो खरीद रहे होंगे, वो 15,000 लोग अपने हिसाब से खरीद रहे होंगे जैसे उनको जरूरत होती होगी, ठीक है। हुआ क्या? किसी भी रीजन की वजह से वहां पे कुछ लोग और आके, साथ वाले मोहल्ले के या किसी और इलाके से वहां पे आके रहना शुरू हो गए, ठीक है। जैसे नई नई सोसाइटीज बनती हैं, तो वो इलाके जो हैं वो फैलते चले जाते हैं। अब उस खास एरिया में पॉपुलेशन साइज जो है वो बढ़ गई। पॉपुलेशन साइज बढ़ने से हुआ क्या? चीजों की डिमांड भी बढ़ना शुरू हो गई। इवन दो कि प्राइस बढ़ रही हुई, स्टिल डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्यों बढ़ना शुरू हो जाएगी? क्योंकि वहां पे लोग ज्यादा रहना शुरू हो गए, पॉपुलेशन बढ़ गई है, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ये तो लॉ ऑफ डिमांड के अगेन ऑपोजिट बात जा रही है। लॉ ऑफ डिमांड तो कहता था प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। लेकिन अगर वहां पे लोगों की तादाद बढ़ जाए, पॉपुलेशन साइज बढ़ जाए,
तो बेशक प्राइस बढ़ रही हो सकता है क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ना शुरू। तो हमें एक और फैक्टर को कांस्टेंट करना होगा, वो कौन सा फैक्टर है? वो है पॉपुलेशन साइज। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, टेस्ट, फैशन एंड वेदर। कुछ लोगों का खास चीजों का टेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम पेप्सी और कोक की एग्जाम्पल लेते हैं। तो पेप्सी जो लोग पीते हैं उनको कोक इतनी जो है ना वो अच्छी नहीं लगती, और जो कोक पीते हैं वो पेप्सी को इतना अट्रैक्टिव जो है ना नहीं लेते। ठीक है, वो हमेशा कोक ही खरीदेंगे। या आप चाय की ले लें तो टपाल, लिप्टन, ठीक है, और भी काफी जो भी हैं ये चाय वाले, इनकी अपना अपना टेस्ट होता है। जिसका जो टेस्ट डेवलप हो गया वो हमेशा वही ब्रांड खरीदेगा, इवन दो के बेशक उसकी प्राइस बढ़ रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पेप्सी पसंद है, ठीक है, पेप्सी की प्राइस बढ़ गई तो स्टिल मैं उतनी ही खरीद रहा हूँ। मैं फिर भी उतनी ही पेप्सी लेता हूँ जितनी मैं पहले लेता था। महीने में से मैं 3 दफा लेता हूँ, तो मैं अभी भी उतनी ले रहा हूँ। लॉ ऑफ डिमांड तो कहता था कि जैसे ही प्राइस बढ़ेगी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, लेकिन क्योंकि मेरा टेस्ट है, मैंने एक टेस्ट बनाया हुआ है, मेरा एक टेस्ट डेवलप हो गया, मैं स्टिल उतनी ले रहा हूँ, तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो टेस्ट की वजह से भी आपका लॉ ऑफ डिमांड उसी तरह काम नहीं करता जैसे हमें बताया गया। सो हम यहाँ पे टेस्ट को भी कांस्टेंट रिज्यूम करेंगे। सेम फैशन, कोई चीज फैशन में, ठीक है, उसकी प्राइस बेशक बढ़ती जा रही हो, लोग उसको खरीदेंगे, उसकी डिमांड हो सकता है ज्यादा होना शुरू हो जाए या पहले जितनी ही रहे। तो प्राइस बढ़ने से लॉ ऑफ डिमांड कहता था कि क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, लेकिन अगर वो उतनी ही है या उससे बढ़ रही है तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे फिर काम करना छोड़ गया। सो हमें फैशन को भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, वेदर को भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। वेदर को क्यों कांस्टेंट रखना पड़ेगा? आपने कभी ऑब्जर्व किया है, जब सर्दियां आती हैं तो गर्म कपड़ों की प्राइस बढ़ जाती है, लेकिन स्टिल लोग उसे खरीद रहे होते हैं। ठीक है, जब सर्दियां आती हैं तो कॉफी और चाय की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, और उसकी प्राइस भी इवन बड़ी होती है, स्टिल लोग उसको खरीद रहे होते हैं। और जब गर्मियां आती हैं तो आइसक्रीम की डिमांड बढ़ रही होती है, इवन कि उसकी प्राइस भी बढ़ा रहे हो। ठीक है, इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स की जो है वो डिमांड बढ़ रही होगी, बेशक वो महंगी भी हो रही हो। ठीक है, तो वेदर भी एक रीजन है जिसकी वजह से बेशक प्राइस बढ़ रही हो, डिमांड उतनी ही रहेगी या कम नहीं होगी, जो कि लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट बात जाती है। तो हमें वेदर को भी कांस्टेंट रिज्यूम करके फिर इस लॉ को पढ़ना है। नेक्स्ट मूव करते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या होती है? कल जो होने वाला है उससे मेरी कोई अगर उम्मीदें लगी हुई हैं तो उनकी वजह से भी हो सकता है मैं लॉ ऑफ डिमांड को उस तरह एक्चुअली प्रैक्टिकली काम करता हुआ ना देखूं जैसे कि अभी हमने पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल, जब पेट्रोल की हमने एग्जाम्पल ली थी, पेट्रोल महंगा हुआ, ठीक है, या पेट्रोल महंगा हो रहा है और हमें ये डर है कि भाई गवर्नमेंट इसको मजीद महंगा करेगी, हम महंगा होने के बावजूद उसको खरीदना शुरू कर देते हैं, उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। से पेट्रोल जो था, हम अज्यूम करते हैं कहीं पे 100 रुपीज पर लीटर था, ठीक है, गवर्नमेंट ने उसको 120 रुपये पर लीटर कर दिया। लोगों ने उसको मजीद खरीदना है, 100 से ज्यादा शायद खरीदने लग जाए जितना वो 100 रुपये पर लीटर पे खरीद रहे थे। अगर उनको ये फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन हुई कि 120 से भी ऊपर रेट जाना है तो वो कहेंगे 120 पे खरीद लो जितना खरीदना है, कल को ये इससे ज्यादा महंगा हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो कंज्यूमर की तो फिर भी ये लोग काम नहीं करता। ऐसा भी हो सकता है कोई चीज महंगी होती जा रही है और हमें ये लग रहा है कि भाई इसकी शॉर्टेज होने वाली है यहाँ। ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ये है कि ये चीज शॉर्ट हो जाएगी, तो बेशक आज महंगी हो रही है कल की निस्बत, स्टिल हम उसको खरीदेंगे। ठीक, तो जैसे ही हम उसको खरीदेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड तो काम करना छोड़ गया, वो तो कहता है प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। हमने प्राइस बढ़ने के बावजूद क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा दी, इसका मतलब यह है कि इस फैक्टर को भी कांस्टेंट करना पड़ेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगी तो ही हमारा लॉ काम करेगा। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट किसी भी चीज की सेल में ना बहुत अहम किरदार अदा करती है। जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनीज, ये अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है ना बहुत बड़ी सब्सटेंशियल कॉस्ट जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लगाते थे। अच्छा, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें शायद उसको बनाने के लिए 20% कॉस्ट आती हो, 80% कॉस्ट जो है ना वो उसकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लगाई जाती है। ऐसा क्यों है? एडवर्टाइजमेंट ना आपके माइंड के अंदर ना एक बहुत अहम इम्पैक्ट छोड़ के जाती है।
एक चीज बार बार आपको टीवी के ऊपर दिखाई जा रही हो ना, तो वो आपके माइंड में बैठ जाती है। अब बेशक वो चीज महंगी हो, स्टिल आप उसको खरीदो। ठीक है। पेप्सी, हर मैच के अंदर पेप्सी जो है वो बार बार एडवर्टाइज हो रही होती है। मैच के दौरान क्योंकि लोग ज्यादा टीवी देख रहे होते हैं, तो वो उसमें ज्यादा पैसा खर्च करते हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। ठीक है। बेशक पेप्सी महंगी हो रही हो, स्टिल हम उसे खरीदें। ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट के साथ लोगों के माइंड के जो है ना, वो अंदर अपना एक इमेज बनाया जा सकता है कि ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको खरीदो, बेशक ये महंगी हो रही है, स्टिल इसको खरीदो। तो एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल चीज है, ये लॉ ऑफ डिमांड को इफेक्ट करती है। बेशक चीज की प्राइस बढ़ रही हो, लेकिन अगर एडवर्टाइजमेंट अच्छी हुई तो प्राइस बढ़ने के साथ साथ हो सकता है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाए। ठीक है। तो हमें एडवर्टाइजमेंट को भी कॉन्स्टेंट रिज्यूम करना पड़ेगा, फिर ही हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ठीक है। रिलेटेड गुड्स जो हमारी कंसर्न गुड है, फॉर एग्जांपल हम स्टडी कर रहे हैं नोकिया के मोबाइल को, तो उससे रिलेटेड कुछ गुड्स हो सकती हैं। ठीक है। हम उसको बाद में पढ़ेंगे कि वो रिलेटेड गुड्स क्या होती हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है रिलेटेड गुड्स का, तो इसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। तो रिलेटेड गुड्स जो होती हैं उनकी प्राइस अगर कम ज़्यादा हो रही हो ना, तो उसकी वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड काम करना छोड़ जाता है, और इसको भी हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि इसमें कोई चेंज ना हो, ये कॉन्स्टेंट रहे, तभी हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। सो 6 पॉइंट्स, ठीक है, ये 6 असम्पशंस हैं जिनको अगर हम लेके चलेंगे तो ही हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अच्छे से काम करेगा। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं कि अब हम डिमांड की डिफरेंट टाइप्स को देख लेते हैं। डिमांड की डिफरेंट टाइप्स क्या हो सकती हैं? एक डिमांड जो होती है इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड क्या है? डिमांड बाय अ सिंगल कंज्यूमर, किसी एक कंज्यूमर की जो डिमांड है उसको हम कहेंगे कि इंडिविजुअल डिमांड। अच्छा, मार्केट डिमांड। ठीक है। मार्केट डिमांड क्या होती है? कलेक्टिव डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर्स, एक मार्केट में जितने भी कंज्यूमर हैं जो कि इंडिविजुअली अपने अपनी डिमांड कर रहे होंगे, अगर उसको कलेक्टिव कर दें, एक साथ जमा कर दें, उस पूरी मार्केट की जो डिमांड बनेगी उसको मार्केट डिमांड कहते हैं। अच्छा, डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या होती है? किसी भी फिनिश गुड, ठीक है, जो कोई भी चीज जो फाइनल सूरत अपनी सूरत में है, फाइनल शेप में है, जिसको आपने खरीदना है और यूज करना है, उसको फाइनल गुड्स कहते हैं। तो फाइनल गुड जो है उसकी कोई भी डिमांड होगी उसको हम डायरेक्ट डिमांड कहेंगे। और डिराइव डिमांड या रिसोर्स डिमांड क्या होती है? जो हमारे 4 फैक्टर प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनकी डिमांड को हम क्या कहते हैं? ड्राइव डिमांड या रिसोर्स डिमांड। यहाँ पे आपने एक स्टार लगाना है। ये आई कैप का एक और फेवरेट एमसीक्यू है कि वो आपसे पूछेगा कि फैक्टर प्रोडक्शन की डिमांड को क्या कहते हैं? उसको ड्राइव डिमांड कहते हैं। ठीक है। अब ये जो हमने 4 टाइप्स पढ़ी हैं डिमांड की, इनको एक एग्जांपल से समझते हैं। से आप में से कोई एक स्टूडेंट है, हम उसको नाम दे देते हैं मिस्टर ए का। अच्छा, मिस्टर ए किसी एक खास एरिया में रहता है, ठीक है। वहां पे एक मिस्टर बी है। मिस्टर बी का एक छोटा सा स्टॉल है जिसपे वो शर्ट सी के, खुद ही उसने एक मशीन रखी हुई है उस पे वो शर्ट सीता है। ठीक है। और वो शर्ट्स वहां पे अपने स्टॉल पे डिस्प्ले कर देता है, वो लोग वहां से आके खरीदते हैं। तो मिस्टर ए कहीं वहां से गुजर रहे थे मिस्टर बी के स्टॉल के पास से, मिस्टर ए ने एक शर्ट देखी। ठीक है। अब आपने इमेजिन करना है वो शर्ट कैसी होगी। से हम कहते हैं येलो कलर की, डार्क येलो कलर की शर्ट है, और वो यहाँ से भी फटी हुई है, ऐसे यहाँ से फटी हुई है, यहाँ पे कोई फूल शूल बने हुए हैं, बड़ी ही यूनिक किस्म की शर्ट है। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि सर ये शर्ट तो आपसे मैं खरीदूंगा। ठीक है। अब जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी से वो शर्ट मांगी और उसके पास पैसे भी थे, वो खरीदना भी चाहता था, तो वो डिमांड क्या थी? इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है। एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड थी, और वो एक फिनिश गुड की थी डिमांड। बेसिकली वो शर्ट वो खरीदना चाहता था, वो खरीद के उसने पहननी थी, एक फाइनल गुड फाइनल शेप में एक चीज थी जो उसने खरीदनी थी। तो वो जो उसने इंडिविजुअल ने डिमांड की, वो उस सिंगल कंज्यूमर की इंडिविजुअल डिमांड भी थी, और क्योंकि वो फाइनल गुड की डिमांड थी तो वो डायरेक्ट डिमांड भी थी। सो उसने उससे वो खरीदी, डिमांड की। ठीक है। मिस्टर बी ने पैसे लिए, उसको वो शर्ट दे दी। ठीक है। अब मिस्टर ए खुशी से भागा भागा आया, उसने वो येलो कलर की शर्ट पहनी, उसने एक मोबाइल से अच्छी सी सेल्फी बनाई और सोशल मीडिया पे डाल दी। अच्छा, देखते ही देखते
मिस्टर ए वायरल होता गया, लोगों ने उस शर्ट की पिक्चर जो थी उसको लाइक करना शुरू कर दिया और कमेंट्स आने लग गए कि भाई मिस्टर ए बताओ ये आपने शर्ट कहाँ से ली है, ऐसी शर्ट तो हमने दुनिया में कहीं देखी नहीं है। ठीक है, अब क्या करेगा, मिस्टर ए बताएगा कि भाई वहां पे जो एक बंदा है वो छोटा सा स्टार लगा के बैठा है, मिस्टर बी उसका नाम है, उससे जाके अपनी इस तरह की शर्ट्स को वो आपको दे देगा, उसके बाद पढ़ेंगे, वो खुद स्टिच करता है, बनाता बनाता है, वो आपको दे देगा। तो लोगों ने क्या किया, भागना शुरू कर दिया मिस्टर बी के स्टोर की तरफ, वहां पे रश रश लग गया, सबने कहा मिस्टर बी वो येलो कलर वाली वो जो शर्ट फटी हुई है ना वो हमें दो। अब उस पूरी मार्केट में जितने लोगों ने डिमांड की, उन सब की डिमांड को हम कहेंगे कलेक्टिव डिमांड जो थी, वो मार्केट डिमांड थी उस खास प्रोडक्ट के लिए। जो उन सब ने कलेक्टिवली डिमांड की, उन सब की डिमांड को अगर हम अकोमोडेट करें, ठीक है, कलेक्टिव एक शेप में लाएं, तो उसका हम कहेंगे मार्केट डिमांड। ठीक है, और वो क्योंकि एक फिनिश गुड की डिमांड थी तो वो भी डायरेक्ट डिमांड। अब हुआ क्या, मिस्टर बी परेशान हो गया कि मैंने ऐसी क्या चीज बना दी है कि लोग पागल हो गए। ठीक है, वो खरीदना शुरू हो गए, और उसने शायद कोई 10 यूनिट्स बनाए होंगे उस तरह की शर्ट के, तो वो उसने बेच दिए। अब उसको लग रहा था कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। उसके पास एक मशीन थी, वो खुद अकेला ही लेबर था, अकेला ही वो एंटरप्रेन्योर था, वो जो जगह थी उसकी वही उसकी लैंड थी, और वो जो मशीन जिस पे वो बना रहा था वही उसका कैपिटल था, वो उसी पे शर्ट्स बना के बेच रहा था। अब उसको लगा कि भाई क्योंकि इस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है, मुझे मज़ीद लोग चाहिए होंगे जो इस तरह की मेरे साथ बैठ के शर्ट सिए और हम उसको बेच के पैसे कमाएं। सो अब उसने क्या किया, उसने मार्केट में जाके लेबर ढूंढना शुरू कर दी। ठीक है, लेबर ढूंढना शुरू कर दी कि मजीद लेबर हो ताकि हम शर्ट्स बना सके जो स्टिचिंग का काम जानते हो। मजीद मशीनें खरीदना शुरू कर दी, उसने जगह भी मजीद रेंट पे लेना शुरू कर दी। ठीक है, और हो सकता है उसका काम इतना चल जाए कि वो अपने साथ एक पार्टनर भी इन्वॉल्व कर ले। तो अब उसने क्या किया, उसने जो फैक्टर प्रोडक्शन थे चार, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, उनकी डिमांड करना शुरू कर दी। तो उनकी जो डिमांड होती है उसको ड्राइव डिमांड कहते हैं या रिसोर्स डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करें। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।